मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ से जफ्फी डाल ली। सिर्फ 6 माह बाद ही इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में सियासी मंजरनामा तब्दील होने की बातें हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का बिसारत से जुज़वी महरूम तालिबा से इम्तियाजी सलूक अफसोसनाक है। तालिबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालिबा इंसाफ मांगने अदालत पहुंच गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जवाब तो देना पड़ेगा। You seem to be really enjoying the music, aren't you? This is a very nice song और उसका रीमिक्स आया था, आपको याद है? तो इसका रीमिक्स था? जी। I missed the remix. मुझे ये ओरिजिनल वाला मैंने सुना हुआ है कहीं इधर उधर। ओपी नैयर के वैसे बहुत से गाने हैं जिनके रीमिक्सेस बनाए गए हैं। हम कुछ शामिल भी करेंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी जरा वहाँ क्या म्यूजिकल चेयर हो रही है। बड़ा आपने अच्छी कनेक्शन दी है अब्दुल्ला। अच्छा जी, हम आपको बताते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात के साथ ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की राह हमवार हो गई है। बिलावल ऑपोजिशन जमातों के साथ नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं और उधर कुछ हलकों में इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके होने की अफवाहें भी फैल गई हैं। इस्लामाबाद में तो आपको पता ना इस तरह करके चीज़ें फैलती हैं। आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म को परेशान होना चाहिए या अभी नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऑपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और माशी अमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के चेंबर में ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान का इजलास हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने इजलास के बाद बताया कि तमाम उमूर पर बातचीत हुई है और आज तय पाया है कि ऑपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली होगी। हुआ है और कमेटी का वो कमेटी इंशाल्लाह इन्हीं मामलात को वो डील करेगी। अगर गवर्नमेंट के साथ बात करें तो यही कमेटी बात करेगी। अगर वो मामला लेट से मिलिट्री कोर्ट्स का है या कोई और मामलात हैं तो ये कमेटी डील करेगी। और ये बात तय है कि जो भी इस मुल्क के मफाद में होगा ये कंबाइंड ऑपोजिशन वही रास्ता अख्तियार। आपको ये भी बताएं कि इजलास के बाद एक सहाफ़ी ने आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि क्या ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हो सकता है, जिस पर उन्होंने जरदारी साहब ने कहा इत्तेहाद हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो सारी ऑपोजिशन जमातों को साथ मिलाकर नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आज की जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल है, उनका हम मुकाबला कर सकें। ज़बरदस्त जी, लेकिन हम भी बड़ी चीज़ें हम भूलते नहीं हैं और भूलने देते भी नहीं हैं। ये वही शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं जो कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने के ऐलानात कर रहे थे। सुन लीजिए। ओ मिस्टर जरदारी, सुन लो मेरी बात कि तुम्हारी ठगी और तुम्हारी चोरी जो है पूरी कौम जानती है। इन ठगों से लूटी हुई दौलत इनके पेटों से निकाल कर कौम के हवाले करेंगे। जरदारी साहब तो यही कहते हैं ना कि मैं मरसू सिंड डेसू, तो मैं कहता हूं कि जरदारी साहब का मतलब ये है कि मरसू कम न कर सू। ये जरदारी और न्याजी इकट्ठे हो चुके हैं, ये एक ही चट्टू के मट्टू हैं दोनों, न्याजी और जरदारी। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाअल्लाह ताला। अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनके साथ स्ट्रगल करेंगे, हम लड़ेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। ये सुन लो शहबाज शरीफ, हम लड़ेंगे। ये बैठे हुए शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं, हम इंशाल्लाह इनसे वापस लेंगे। और ये सब आपने सुन लिया, शायद इसीलिए हुकूमत इस इत्तेहाद को करप्शन बचाने का इत्तेहाद करार दे रही है। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन नाम रख लें। ठग्स ऑफ पाकिस्तान तो चल ही रही है, इसमें थोड़ा सा इंटरवल चला है ठग्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। असल में पार्लियामेंट में इजलास था, वरना नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे। बड़ी साजिश के तहत और बड़ी प्लानिंग के तहत अफवाहें और फेक न्यूज़ जो है वो पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं। फेक न्यूज़ के हवाले से आले शरीफ और आले जरदारी बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी हुकूमत और हुकूमती वज़रा के हवाले से वो एक कैंपेन चला रहे हैं।
लेकिन एक तरफ जहां अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, वहीं हुकूमत के अदम इस्तेकाम की भी फैल रही हैं। सीनियर तजियाकार और खुद हुकूमती इत्तेहादी भी ज्यादा पुर उम्मीद दिखाई नहीं दे रहे। अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान सर तोड़ कोशिश कर चुके थे। गुज़श्ता दिनों हासिल बजिंजो ने आसिफ जरदारी और मखदूम अहमद महमूद ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की, जिसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद मुमकिन हो सका। अपोजिशन की इस गुर्बत को हुकूमत नज़रअंदाज ना करे और ना ही दारुल हुकूमत की फ़ज़ाओं में उड़ती उड़ती खबरों को अफवाहें समझने की गलती करे। ज़रा सी में एहतियाती हुकूमत की सारी बिसात उलट सकती है। इसी पे ज़रा मुख्तलिफ तज्जिया शामिल करेंगे। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ सबसे पहले तो राना जवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और उसके बाद सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी से भी हम बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो आपसे पूछ लें कि आखिरकार शहबाज शरीफ और जरदारी मिल गए, अपोजिशन एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? बुनियादी तौर पर जिन बातों पर इत्तफाक किया गया उसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि इमरान खान की जो हुकूमत है PTI की, उसके नीचे से कालीन को नहीं खींचेंगे, लेकिन उनको रेड कारपेट भी नहीं देंगे और डट के उनकी पॉलिसीज़ जो है उसके हवाले से उन पर तनकीद भी की जाएगी, उनकी हकीकत को भी सामने और ये 23 जनवरी को जो नए फाइनेंशियल मेजर्स हुकूमत लेने जा रही है उस हवाले से उनका भरपूर तरीके से पब्लिक अवेयरनेस की जाएगी और उसमें जो उनकी मिस्टेक्स हैं उसको उजागर किया जाएगा। साथ ही साथ आप ग्रैंड अलायंस की अगर बात है तो उसमें यह भी है कि जो बाकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको एक पेज पे लाने के लिए इश्यूज़ के हवाले से तो उसके लिए एक कमेटी भी मेरा ख्याल है बनेगी और उस कमेटी की टास्किंग जो है वो यही होगी कि जहाँ जहाँ ये इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ हुकूमत के हवाले से उनको काउंटर किया जाए और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो दी जाए अपोजिशन की तरफ से। तो एक लिहाज से देखें तो ग्रैंड अलायंस बन गया, लेकिन ये ग्रैंड अलायंस उस ग्रैंड अलायंस से बहुत मुख्तलिफ है जो पहले बनते रहे हैं, जिसमें मकसद हुकूमत को गिराना होता है। इसका मकसद मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को जो हुकूमत है उसका ये ख्याल है कि हुकूमत को इस अलायंस के ज़रिए सही रास्ते की तरफ भी दिखाना है और जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं उसको भी सामने लेके आना है। ऑलराइट, राना साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि हुकूमत को गिराना इस अपोजिशन अलायंस का मकसद नहीं है, हुकूमत को सही रास्ते पर लेकर आना अपेरेंटली इनका मकसद है, लेकिन अब ये आ तो गए हैं एक पेज पर, इकट्ठे नज़र तो आ रहे हैं, जो कि ख़ुद अपने में एक अनयूजुअल बात है। हुकूमत परेशान है या उसको परेशान होना भी चाहिए? सिर्फ इस बात के ऊपर और नारेबाजी के ऊपर और इल्ज़ाम की बुनियाद पे तो आप नहीं फ़ैसला कर सकते कि हुकूमत ठीक है या अपोजिशन गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसके बाद ही कोई फ़ैसला होता है। तो हुकूमत को थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए इस बात पे कि अपने काम, जो अच्छे काम लोगों की वेलफेयर के लिए करें, जो उन्होंने वादे करके वोट लिए आवाम से और उनकी तकमील के लिए जो उन्होंने काम किया उसको प्रोजेक्ट करें, बजाय कि अभी तक वही इलेक्शन से पहले वाला सामान बेचा जा रहा है कि जी वो चोर है, उसने गबन किया। भाई आप 6-6.5 महीने से हुकूमत के अंदर हैं, आप कहते थे 1200 अरब रुपया की रोज़ करप्शन होती है, तो पैसे तो बचे होंगे ना। उसके अलावा क्लीन गवर्नमेंट, क्लीन गवर्नेंस, लोगों तक रिलीफ का पहुंचना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक इकनॉमिक बूम, ये सारी काम हुकूमत के हैं। ये अपोजिशन इस चीज़ को तो फ़ायदा उठाएगी अगर हुकूमत नहीं कर रही होगी। तो हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी ये है कि अभी वो काम अगर वो कर रही है तो वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं प्रॉपरली किए जा रहे, जिससे अपोजिशन की स्पेस कम और हुकूमत की स्पेस बढ़े। अच्छा राना साहब, आप ऑब्वियसली इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी वहाँ अफवाहें होंगी, गॉसिप होगी, जिसमें थोड़ी सी सच्चाई हो थोड़ी सी ना हो, आप सब कुछ जानते होंगे। तो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तब्दीली की अफवाहें जो हैं वो गर्म हैं, हमें सुनने में आया है। PTI के हामी समझे जाने वाले भी कह रहे हैं कि उनसे हुकूमत नहीं संभल रही। अपोजिशन को इन बातों से एतमाद तो मिला होगा। ये ख़तरनाक सूरत हाल है और मेरा ख्याल है कि जो सहाफ़ी तो वॉच टॉक भी होते हैं, ये बड़ा एक ऐसा मौका है जिसके अंदर ये क्लियर डिफरेंस होना चाहिए कि हुकूमत की ना परफॉर्मेंस का होना इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो बेकार है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेकार है, बल्कि ये देखना चाहिए कि जहाँ पे गलतियाँ हैं उसको पॉइंट आउट करना चाहिए
और जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बेस बनाता है, उसी के पीछे चलना चाहिए, उसी को मुकद्दम रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इस वक्त, हुकूमत के गिरने की अफवाहें तो अफवाही हैं, कौन गिराना चाहेगा? अपोजिशन कहती है वो नहीं गिरा रहे, और बाकी जो इदारे हैं वो भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत को गिरा रहे हैं। लेकिन ये डिबेट का शुरू होना इस बात की निशानदेही करता है कि शायद इसके पीछे कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें पार्लियामेंट जो है अल्टीमेटली कमज़ोर हो और हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है कहीं उससे भी ना हाथ धो बैठे और कोई नया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो ना मुल्क में नाफिज किया जाए। तो ये सूरत हाल इस्लामाबाद के प्राइवेट सर्कल्स में भी और ड्राइंग रूम्स में भी इस टिप्स चल रही हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे इस्लामाबाद से। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से ज़रा बात कर लेते हैं, उनका पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने लिखा है कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में हुकूमत से मुताल्लिक वही बातें हो रही हैं जो नवाज शरीफ हुकूमत के आखिरी दिनों में चल रही थी। इस हुकूमत पर यह वक्त ज़्यादा जल्दी नहीं आ गया? कुछ एक्सप्लेन करें कि ऐसी क्या चमा गोइयाँ चल रही हैं? पार्टी के अंदर से ही बहुत सारे मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये बात तो अब तय है कि जो ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा उरूज पे पीटीआई के अंदर जो है वो हो चुकी है। फिर इसी तरह से जो मुआशी बहरान है उसके ऊपर बहुत सारे राय हैं। ये खाली असद उमर साहब का काम नहीं है कि वो इसको हल करें, मगर जो एक कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काबीना की और हुकूमत की वो भी उसमें नज़र नहीं आ रही। तीसरा एक लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, जैसे मसला हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कोई डायरेक्शन जो है वो हुकूमत की एज सच सामने जो है वो नज़र नहीं आ रही। इससे बहुत ज़्यादा हर हल्के के अंदर एक तशवीश का इजाफा होता चला जा रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है उसमें अगर पीटीआई जो सरकार है, हुकूमत है, वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। उन सारे शकूक व शुबहात ने अफवाहों को जन्म दिया है, और अफवाहों से अब जो है वो एक तज्जिए तक ये बात आ रही है कि पीटीआई हुकूमत जो है उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स विद इन द गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, बहुत सारी जमातें हैं, क्योंकि इस वक्त जो उनका नंबर है 156 का है और 186 उनके पास हैं, जो बाकी इत्तेहादी हैं वो ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते, खा वो सरदार अख्तर मैंगल साहब हों या फिर दूसरी जमातें जो कि उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके बहुत से कंसर्न्स हैं। तो उनकी तरफ से भी अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। लिहाजा इस बात से जो एक तक़वियत मिल रही है इन सारी चीज़ों को कि हो सकता है, और फिर जो हाल ही में एनआरओ के हवाले से बातें हुई हैं या बहुत सारी ख़ुद फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है, शेख रशीद साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं, उनके अपने बहुत सारे करीबी लोग, बहुत सारे जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही महसूस होता है कि शायद पीटीआई हुकूमत जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। जिस तरह से ठीक है, इसको कोई अदालत से चैलेंज नहीं है, इसको कहीं बाहर से चैलेंज नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इसके अपनी और इसकी अपनी जमात है। अच्छा, अभी आपसे भी हम आसमा बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने राना जवाद साहब से बात की है। इस हुकूमत के इब्तदाई दिनों से अब तक अगर हम देखें तो अपोजिशन इनके लिए बड़ा चैलेंज नहीं बनी, और ना ही सड़कों पर कोई फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स दमादम मस्त हुआ, ना कहीं और भी बड़ा इत्तेहाद बन सका। तो हुकूमत की जो मौजूदा कैफियत है उसका जिम्मेदार फिर कौन है, आप क्या समझती हैं? लगता नहीं है कि अवाम को एतमाद में लेने और इवन ऐवान को एतमाद में लेने के लिए कोई हुकूमत की कारकर्दगी हो या हुकूमत की कोई प्लानिंग हो, लायामल हो, मीडिया के साथ कोई लायामल हो या ओवरऑल लायामल कोई नज़र आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ही पैगाम दे रही हैं कि नाअहलियत या जो कि एक ख़राब कारकर्दगी है वो उसका मुज़ाहरा जो है वो हो रहा है। अभी आज ही आपने देखा कि कल ही के प्राइम मिनिस्टर को ने एक स्टेटमेंट दे दिया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ऐवान में नहीं आते, हालांकि टैक्सों से इतना बजट चलता है और पार्लियामान चलती है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान में कितना आए हैं, और पार्लियामान वो ताकत होती है जिसको कि लेके गवर्नमेंट्स जो हैं वो आगे चलती हैं, और आपने देखा नवाज शरीफ गवर्नमेंट में उस ताकत का इस्तेमाल किया गया। तो वो जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो तलवार है वो हुकूमती कारकर्दगी की वजह से उनके ऊपर लटकेगी। पिछले 5 महीने में पार्लियामान हो, मईशत हो, बहुत
हमें कोई वाज़े किस्म की जिसे कहते हैं लेजिस्लेशन और रिफॉर्म्स हैं वो नज़र नहीं आया। बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी, हमें अपडेट कर रही थी, इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन किया था इन्होंने भी। ऑल्दो चमगैयाँ जो भी हों, जमहूरियत की पटरी को इसी तरह बरकरार रहना चाहिए और होपफुली बेहतर तो यही होता है कि जो भी मुंतखब हुकूमत आए वो अपना टेन्योर पूरा करे, क्योंकि उसी से फिर किसी भी मुल्क में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक ही मंजन बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं बेचा जा सकता। दैट इज़ वेरी ट्रू। बड़ी वैसे आपने तो बड़ी कोई शायराना किस्म की बात कर दी, बटरक शायरी वैसे थोड़ी सी आपने की है, लेकिन एक बात तो तय है, ये जो आप टेन्योर पूरी करने की बात कर रहे हैं, टेन्योर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा हो रहा है। पिछली 2 आपने टेन्योर्स देखे हैं, लेकिन हाउ इट गोज, मतलब अब उसको भी मेजर करना चाहिए। पहले तो यही बहुत बड़ी बात थी कि टेन्योर पूरा हो जाए जी किसी तरीके से, बट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट टेन्योर, अब मेरा ख्याल है कि उस पर भी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अच्छी आपने बात किया कि उस पर भी ज़रा रोशनी डालनी चाहिए और इट्स हाई टाइम कि हुकूमत अपनी अचीवमेंट्स और अपने जो इनिशिएटिव्स, अचीवमेंट्स तो नहीं, अभी तो इनिशिएटिव्स ही हो सकते हैं जो लिए हैं या ले रहे हैं या सोच रहे हैं लेने का, वो बताना शुरू कर दें। तू चोर, तू डाकू, तू लुटेरा, ये अब काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं। आगे वैसे आपको बताएंगे कि आजकल क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, थग्स ऑफ पाकिस्तान। Where does he come up with Where these? do you come up with? मतलब बॉली इज अ गुड सोर्स फॉर यू टू कम अप विद ऑल दीज थिंग्स। कभी कभार हंसी भी आ जाती है अगर ऑफेंड ना हो जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टोरी जिस पे हम आपकी तवज्जो मबजूद कराना चाहते हैं, आपकी अटेंशन दिलाना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का विसारत से जुज़वी महरूम तालिबा के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक इंतहाई अफसोसनाक है, कंडेमेबल है। तालिबा का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है, लेकिन अदालत मामले को ऐसे ही नहीं जाने देगी। होपफुली सफ़ेद मोतिये के मरज़ में मुब्तला गोल्ड मेडलिस्ट तालिबा किंजा साजिद को पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से दाखिले का इम्तिहान देने से रोकने की कोशिश की गई। अव्वल तो मैं आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि रोकने की कोशिश क्यों की गई। किंजा वैसे हमारे साथ ही होंगी थोड़ी देर में, उनसे भी पूछ लेंगे। किंजा ने बड़े फॉन्ट साइज़, यानी बड़ा जो फॉन्ट होता है ताकि उनको बेहतर नज़र आए, की शीट फराहम की दरख्वास्त की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया और किंजा ने यूनिवर्सिटी का ये इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। किंजा साजिद साइकोलॉजी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिले की ख्वाहिशमंद थी और उन्होंने इम्तहानी पर्चा बड़े फॉन्ट में दिए जाने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने दीगर स्टूडेंट्स के सामने उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया। किंजा साजिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें पहले फ़ोन करके इम्तहान देने से रोका गया था, लेकिन काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद कमरा इम्तहान में बैठने की इजाज़त दी गई और उनसे ये ज़रा आप अंदाज़ा कराएं कि उनसे हलफनामे पर दस्तखत लिए गए कि इम्तहान में पास हो जाना यूनिवर्सिटी में दाखिले की जमानत नहीं है। अव्वल तो कौन ये करवाता है और इनसे क्यों अलहदा करवाया गया, क्योंकि उनका इरादा ही नहीं था उनको एडमिशन देने का। आई डोंट थिंक सो कि किसी और स्टूडेंट से इस तरह के हलफनामे पर दस्तखत कराए जाते हैं। 12 सितंबर 2018 को होने वाले दाखिला टेस्ट के नताइज का ऐलान 19 सितंबर को किया गया, जिसमें 5 नंबर से इन्हें फेल कर दिया गया। आप किंजा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने दाखिला फॉर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट भी शामिल किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी में विसारत से महरूम अफराद का कोटा होने के बावजूद इनके साथ नारवा सलूक किया गया। कोटा शोटा तो दूर की बात है, बेसिक इंसानियत और ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं और हम किसी और जगह की नहीं, एक दरसगाह की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। एब्सोल्युटली। किंजा साजिद हमारे साथ बिल्कुल जी, लाहौर स्टूडियो से किंजा ने हमें खुद ज्वाइन किया। किंजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। किंजा हम थोड़े से हैरान हो गए हैं ये खबर पढ़ के, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो फैसिलिटेट किया जाता है कि अगर बड़ा फॉन्ट है या असिस्टेंस चाहिए या किसी चीज़ की भी चाहिए तो फैसिलिटेशन होती है। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लग रहा है? ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मे बी वो सीट किसी और को देना चाहते होंगे, क्या उनका इरादा था, क्योंकि गोल्ड मेडल हासिल करने के बावजूद वो मुझे सीट नहीं देना चाहते थे कि नहीं, अगर आंखों का मसला है तो हमने तुम्हें ये डिग्री नहीं करनी देनी, जाके कुछ और पढ़ लो। किंजा, अभी तक आप ऑब्वियसली अब तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, माशाल्लाह इतनी आप हाई अचीवर रही हैं अदरवाइज इन योर एकेडमिक करियर, कभी कोई इस किस्म की पहले बात हुई हो, कभी कोई चैलेंजेस इस किस्म के आए हों? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा किंजा, कभी कैसे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन जब ये मसला हुआ तो जाहिर है आप अचानक से लाहौर हाई कोर्ट तो नहीं पहुंच गई होंगी। आपने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ ये मामला टेकअप करने की कोशिश की, आपने वाइस चांसलर साहब से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की या HOD से बात करने की कोशिश की, किसी ने कोई अटेंशन दी इस इशू पर?
बिल्कुल भी नहीं। मैंने स्पेशल लेटर्स TCS पोस्ट किए उनको, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। कि इसका मतलब मुझे यही समझ आया कि पता नहीं बच्चों की दरख्वास्त TCS के ज़रिए ली ही नहीं जाती, या फिर वो क्या तरीका है उनसे बात करने का, कोई तरीका ही नहीं है। और वो ऑफिस में क्या करते हैं ये भी मुझे नहीं पता। नहीं, आप गई, आप यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद जब ये इशू हुआ और आपको फेल कर दिया गया दाखिला टेस्ट में, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा, आपने कन्फ्रंट किया किसी को, वहाँ पे किसी से बात की है? मैं उनके रवैये से पहले ही बहुत परेशान थी। वो मुझे इंसल्ट कर रहे थे फ़ोन कर करके। क्या कह रहे थे? उनके वाइस चांसलर को अप्रोच करने की कोशिश, वो कह रहे थे कि आपको काउंसलिंग सेशन में बैठे हुए यही नहीं पता चलेगा कि आपका क्लाइंट रो रहा है कि हंस रहा है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की मुझे इतना मसला नहीं है। और उसके बावजूद जब मुझे बाद में फाउंटेन हाउस से, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा माना जाता है इदारा साइकोलॉजी के हवाले से, वहाँ पे जब मुझे मालूम हुआ कि वहाँ तो ब्लाइंड लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल बात थी कि मेरी काबिलियत पे कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। रोने और हंसने के लिए तो सुनना ही काफी होता है ये जज करने के लिए। इंसल्टिंग एक्चुअली कि अगर ये किसी को भी कहा जाए कि आपको ये पता किस तरह चलेगा, ये बहुत ही एकदम से हमें शॉकिंग बात लग रही है। बिकॉज एक तालीमी इदारे में तो हम ज़्यादा इमेजिन करेंगे कि लोग ज़रा ज़्यादा सेंसिटाइज्ड होंगे टू सच सिचुएशन, या ज़रा ज़्यादा हसास होंगे, सेंसिटिव होंगे, एंड दे विल मेक वे फॉर अदर पीपल। आप हमें ये बताएं किंजा कि आपने बड़े फॉन्ट साइज़ का इम्तहानी पर्चा जब मांगा और फिर आपको वो दरख्वास्त जो थी वो आपकी मंजूर नहीं हुई, तो क्या इससे पहले कोई ऐसी मिसाल आपने देखी है यूनिवर्सिटी में, अपने एकेडमिक करियर में, कि कहीं ऐसा हुआ हो जहां हेल्प आउट करना चाहिए लेकिन इस तरह धुतकारा हो लोगों को? मुझे आइडिया नहीं इस मामले में। मेरा तो ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था, वरना इससे पहले लाहौर बोर्ड, कनेट कॉलेज, फर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, जहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी अपनी पूरी की है, सारी जगहों पे मुझे इन लार्ज फॉन्ट करके देने में किसी को कोई मसला नहीं हुआ। कभी किसी को कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी जो खुद बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, तालीमी इदारा है, वहाँ पर मसला हुआ। अब लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या अपील की है, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में बताइए, फॉलोअप क्या है उसका? सर ऐसा है कि मैंने वहाँ पे, क्योंकि मुझे तो ये कंफर्म हो चुका था कि मेरा ह्यूमन राइट तो वायलेट हो चुका है। अब मैंने जब बैरिस्टर अमरीन से कांटेक्ट किया और उन्होंने ये केस दर्ज किया, जो कि स्पेसिफिकली इसलिए किया गया था कि जो रवैया था ये बहुत गलत था। बिल्कुल मेरी फील्ड, मुझे अपनी फील्ड खुद सेलेक्ट करने का खुद हक है। मुझे इन लोगों, मतलब कि इनके स्टूडेंट्स ने आके, मतलब मैंने एक अपनी स्टेटस पे पोस्ट लगाई थी, इनके स्टूडेंट्स ने आके मुझे उस पर शदीद इंसल्ट किया और ये कहा, जो उनके स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये आके कहा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं है। नहीं, स्टूडेंट्स ने भी आपको इंसल्ट किया? एक मिनट, स्टूडेंट्स ने भी आपको इंसल्ट किया? जी बिल्कुल। मुझे जब ये रवैया मिला था इनके एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम के बाद, मैं जब घर गई हूँ मैं बहुत दुखी थी, जो कि नेचुरल बात थी। मैंने फेसबुक पे अपना एक स्टेटस लिखा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, जो कि इनके स्टूडेंट्स की तरफ से था। और इनके स्टूडेंट्स ने कहा कि हम वहाँ मौजूद थे, हमने ये सब कुछ देखा, ठीक है। और आगे से ये लिखा कि तुम्हारा टाइनी ब्रेन इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर रहा कि तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कहा कि मेरा कैरियर मैं खुद डिसाइड करूँगी। तो दे रिप्लाइड मी, वो कोई लड़की थी जो कि उसने मुझे आगे से कहा कि तुम्हारी डिसेबिलिटी तुम्हारा कैरियर डिसाइड कर चुकी है, तुम नहीं करोगी। किंजा, वी कैन नॉट इमेजिन कि इन दिस डे एंड एज कोई इस तरह बात कर सकता है। यकीनन आपसे ये बात हुई है, आप हमें बता रही हैं, हेंस आपने केस भी किया हुआ है। वेरी क्विकली आप हमें बता दें, आपकी इस केस के क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या आपको दाखिला मिल जाए दोबारा, लोग आपको रिस्पेक्ट दोबारा इस तरह मिल जाए? व्हाट डू यू वांट टू चेंज आउट ऑफ दिस केस? मैं एग्जैक्टली चेंज चाहती हूँ, दाखिला नहीं चाहती। उस इंस्टीट्यूशन में तो नहीं, ऑब्वियसली।
ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ये रवैया ना हो, ये चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल किंजा साजिद हमारे साथ हैं और आपने क्या जबरदस्त बहादुरी वाला इक़दाम उठाया है। आपने ना सिर्फ अपने लिए कदम, अपने जैसे बहुत से उन लोगों के लिए भी आप आवाज़ बनी हैं जिनके साथ ये नारवा सलूक अपनाया जाता है। वो कह रही हैं जी मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो अब दाखिला नहीं चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें तो ले लें। अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो लाहौर में हैं वो भी देख रही हैं। किंजा साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई मुतल्लका शख्स हमें सुन रहा है, रजिस्ट्रार साहब या पंजाब यूनिवर्सिटी या वाइस चांसलर साहब, तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, हम हाजिर हैं, आप अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा सकते हैं ताकि हमें आपका वर्जन ऑफ द स्टोरी भी सुनने को मिले, मालूम हो कि क्यों आखिर किया गया इस बच्ची के साथ। बहुत ज़्यादा आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल बिट स्पीचलेस कि ऐसा मुझे हो सकता है, लेकिन इंतज़ामिया का जो रवैया है उस पे तो चलें, अफसोस है ही। वो जो स्टूडेंट्स वाली बात है, जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, और आप किसी का क्या साइकोसिस करेंगे जब आप इतने बायस्ड हैं ऑलरेडी। मतलब कि मुझे तो इस चीज़ में इन बच्चों को, तो इन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई इस बात पे कर देना चाहिए कि आप इतने हसास नहीं हैं कि किसी और को समझ सकें, तो किसी का दिमाग क्या आप ठीक करेंगे। और जब आप इतने हसास नहीं हैं तो आप दूसरे के जज्बात, अपने क्लाइंट के कैसे जज्बात समझेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस और अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, the platform is available। हम अभी तक we are in a state of shock कि पंजाब यूनिवर्सिटी का वैसे हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स की बात की है किंजा ने, वो हमें ज़रा ज़्यादा, और कभी कभार हमें ये लगता है कि जो सेट माइंडसेट होते हैं, जो ओल्डर लोग होते हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल होगा। और अब तो जो यंगस्टर्स हैं वो इस दुनिया को जानते हैं, दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स वन अनदर एंड डिफरेंसेस। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मुख्तलिफ होता है ना इंसानों में एक दूसरे को, उसको एक्सेप्ट करना, लेकिन अपेरेंटली नॉट। तो ये हमारे लिए भी उतना ही आई ओपनिंग रहा जितना परहैप्स किंजा के लिए रहा। और बट वी हैव टू मूव ऑन, और अभी हमने आपको बताना है, कल हमने बाय द वे बात की थी राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा की, जो बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट थमने का नाम नहीं ले रही है। बॉलीवुड में मी टू की जद में आने के बाद 56 साल डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की आने वाली कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई 3, जिसका हम भी बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, अब इसकी तैयारी जो है ना हुमा खटाई में पड़ती जा रही है। मुन्ना भाई की तीसरी फिल्म को उस वक्त तक ज़ाहिर नहीं तैयार किया जाएगा जब तक हिदायतकार राजकुमार हिरानी पर लगे जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात का कोई नतीजा नहीं निकल आता। और आपको बताएं कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई 3 को विदु विनोद चोपड़ा फिल्म्स और फॉक्स स्टार के ताउन से बनाने का मुआहदा कर चुके हैं, और ये कर चुके थे, लेकिन फॉक्स स्टार ने मुआहदे पर नज़रसानी करने का मुतालबा किया है। और ये भी इतलात है कि राजकुमार हिरानी का नाम सोनम कपूर और अनिल कपूर की आने वाली फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से भी हटाया जा सकता है। जैसे कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि अगर नाम भी आ जाए बीच में तो बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो इतने ज़्यादा इसके बारे में हो चुके हैं कि द बिग स्टार्स, द A-लिस्टेड स्टार्स आर refusing to work with those people, guys, yes. बिल्कुल, जिनका ये नाम बीच में आ अच्छा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि वैसे टाइटल ट्रैक भी बड़ा अच्छा है, आप सुनिएगा। एज इन वो आइकॉनिक, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तो है ही, लेकिन उसके बाद जो नया वर्जन आया है वो भी बहुत अच्छा है। अभी जरा मंटो की बात कर लें। नहीं, हम ये कर रहे थे, ये कर लेते हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर लेते हैं जनाब। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया में सबसे बड़े हाथ और पैर रखने का एजाज पाने वाले नौजवान के बारे में। और कोई बात है दिखाने वाली सुबह सुबह, लेकिन हम तो दिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ये दिखाने वाली। लेकिन जी 16 साल नौजवान का नाम है मैथ्यू एंड्रयू और जिनका ताल्लुक है बरतानिया से। थैंक यू, मैं साथ साथ छोड़ती जा रही हूँ ना ताकि आप इसको पिक कर लें। और लंदन में उनके हाथ और पाँव की पैमाइश की गई, जिसके मुताबिक मैथ्यू एंड्रयू के हाथ की कलाई से मिडिल फिंगर तक लंबाई 22 सेंटीमीटर है, जबकि पाँव 32 सेंटीमीटर लंबा है। 32 सेंटीमीटर कितना हुआ अभी हिसाब सब कुछ छोड़ दें, आपको कंपैरिजन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपको कंपैरिजन दिया जा रहा है उसी एज के लोगों का जो नॉर्मली एक एवरेज निकाला जाता है, तो ये कई गुना उससे ज़्यादा है। बल्कि जब हमने हाथ दिखाया था, हाथ दिखा दें, तो ये हाथ, पूरा हाथ जो है इस बच्चे का, इसके मुंह के, वो उसके मुंह से बड़ा है। हाँ, बड़ा है वैसे मुंह से। हाँ, मुंह से बिल्कुल बड़ा है, तो माशाल्लाह बच्चा ही बड़ा है। आई कैन नॉट बिलीव दिस बच्चा इज 16 years old। और आपको एक बात बताएं, हम पाकिस्तान में बैठे तो ये बात करें, लेकिन जिसने ज़िंदगी ये जीनी हो ना कि कोई भी चीज़ हट के हो नॉर्मल से, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज लोग इतनी ईजीली एक्सेप्टिंग नहीं होते जितना हम समझते हैं। सो दिस इज़ द बॉय विद वेरी बिग हैंड्स एंड फीट।
एंड आई एम श्योर अपने होम टाउन में भी वो इसी तरह मशहूर होगा। अच्छा जी, अभी हमारे पे आइए और हम जरा कुछ खूबसूरत विजुअल्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको पता है वैसे कराची में एकदम जो 2 दिन की ठंड आई थी ना, वो दोबारा से बैठ गई है सारी की सारी, और जरा गर्मी से तो हमने स्टाइल के लिए पहना, जरा गर्मी सी महसूस हो रही थी। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं हुंजान नगर के मनाजिर। अनबिलीवेबल भाई, क्या मनाजिर हैं, लोग पहुंचे भी हुए हैं इतनी ठंड में, दोबारा से बर्फबारी हुई है, सयाह भी पहुंच रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ताज़ा विजुअल्स हैं जो हम तक सुबह सुबह पहुंचे, तो हमने सोचा हम क्यों ना यहाँ की सुबह भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही कोहाट और रावलपिंडी डिवीज़न में भी कहीं बारिश हुई है और अभी मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। बूंदाबांदी की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। क्वेटा और बलूचिस्तान से इत्तलात ये हैं कि क्वेटा और बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में कमी होगी, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कराची में ऑलरेडी हमें वो असर नज़र आना शुरू हो गया है। सर्दी की शिद्दत में कुछ कराची में जब थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत कम होती है तो हम कोयटा को क्यों ब्लेम करें? हमारी विंड्स तो साइबेरिया से आ रही है, एक महीना हो गया इसको बताते हुए। कोयटे से भी आती हैं। भाई मेट ऑफिस के डीजी हमारे शो पे आ गए थे, वो कह गए थे क्वेटा में जब सर्दी होती है तो कराची में सर्दी होती है, ये बात है, जो बात साइबेरिया, जो बात है साइबेरिया। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। भाई सुबह से मैंने देखा नहीं कि आप लोग क्या लिख रहे हैं। मीनवाइल हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज जिसकी हम बात कर लें, आपको बताएं कि फवाद चौधरी मिशन सिंध पर हैं। कैसा लगा आपको? जबरदस्त। सिंधी टायर में भी हैं बाय द वे। कैसे लग रहे हैं ये आप हमें लिख के बता सकते हैं। पीपल्स पार्टी खुद को कितना ही पुरसुकून जाहिर करे, लेकिन हुमा सफ़ों में जी आपको पता है, जिस तरह हम आपको टॉप स्टोरीज में भी बता रहे थे कि खलबली तो है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावा किया है कि सूबे में तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान ने उनसे राब्ता किया है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को मौका देना चाहते हैं, और अगर उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो अमली इक़दामात करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है और पिन PTI के हाथ में है। सिर्फ फवाद चौधरी ही ये कह सकते हैं। कहाँ से लाते हैं ये चीज़ें? बात है, जरा सुने। जो मुराद अली शाह साहब जिनके हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका, और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को सिंध की खिदमत करने का इतना शौक है तो फौरी तौर पर सूबे के जायज़ आइनी मुतालबात पूरे करे। वो मशवरा देते हैं कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाए। फवाद चौधरी साहब शायद जोश खिताबत में ये चीज़ भूल चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। शायद माजी में वो हमारी तर्जुमानी करते थे, हमारी हुकूमत के अंदर मुशीर भी थे, लेकिन अब वो हमारे मुशीर नहीं हैं। अब हमें उनके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। हम लोटाक्रेसी में बिलीव नहीं करते। ये मुफ्त मशरे मैं समझता हूँ वो अपने पास रखें। आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान 25 जनवरी को एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुंच रहे हैं, जिससे कबल सियासी माहौल का जायज़ा लेने के लिए फवाद चौधरी कराची पहुंचे हैं। गुज़िश्ता माह सिंध में हुकूमत की तब्दीली या गवर्नर राज की अफवाहें गर्म थीं। फवाद चौधरी ने 31 दिसंबर को सिंध का दौरा करना था, लेकिन उसी रोज़ चीफ जस्टिस ने वाज़े किया गवर्नर राज लगा तो ख़त्म करने में 1 सेकेंड लगेगा, जिसके बाद फवाद चौधरी ने दौरा मुलतवी कर दिया। और इस दफा PTI दोबारा सिंध फतेह करने के ख्वाब देख रही है और पीपल्स पार्टी को अपने अरकान काबू रखना होंगे। और जरा इसी पे हम एक पर्सपेक्टिव भी लेते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब, अपने वक्त दिया। फरमाइएगा, एक चीज़ तो है कि फवाद चौधरी की आमद ने सिंध की सियासत में हलचल ज़रूर मचा दी है। वैसे वो जहाँ भी जाते हैं अटेंशन उनकी तरफ चली ही जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा बताते फिर रहे हैं कि सिंध हुकूमत गिराने की कोशिश हुई तो ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या इतना रद्द-ए-अमल देना मुनासिब था? नहीं, मैं नहीं समझता कि फवाद चौधरी को हमने कोई इतना सीरियसली लिया है। मसला ये है कि अगर वफाकी हुकूमत खुद एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशें करेगी और कभी गवर्नर उनकी बातें करेगी, कभी गैर आइनी तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर इन हाउस चेंज की बात करेगी, तो हमें उस वफाकी हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए बात तो करनी पड़ती है।
तो हम तो यही कह रहे हैं लोगों को या दुनिया को जो बताना चाहते हैं कि सिंध की सूबाई हुकूमत जो दीगर सूबाई हुकूमतों से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है, सिंध का चीफ मिनिस्टर जो दीगर चीफ मिनिस्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल है और अपने काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे रहा है, उसके खिलाफ साजिश होगी। तो हम मैं समझता हूँ उस चीज़ को बेनकाब कर रहे हैं। बाकी फवाद चौधरी साहब को यहाँ सुबह सिंध में कोई एक एमपी भी नहीं जानता, तो उसके तो 100 दफ़ा आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सईद गनी साहब, फवाद चौधरी जो हैं खैर बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी मुतालबा है कि मुराद अली शाह मुस्ताफ़ी हो जाएं और पीपल्स पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, ये उनका कहना है। पीपल्स पार्टी ये एक मुतालबा मान ले तो बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। क्या क़यादत ने इस ऑप्शन पर गौर किया है, इसको सीरियसली लिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है, हमारी लीडरशिप ने करना है कि किसको वज़ीर आला होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। हम पीटीआई को तो यह नहीं दे सकते कि वो हमारी पार्टी के फैसले करें। दूसरी बात यह है कि जिस बुनियाद पर वो इस्तीफा मांग रहे हैं वो ये है कि जी मुराद अली शाह साहब के ऊपर कुछ इल्जामात हैं जिसका तस्करा JIT में आया है। अभी तक मुराद अली शाह साहब को ना नैब ने ना किसी और तहकीकाती इदारे ने कोई नोटिस दिया है, ना उनसे तहकीकात की है। अगर इल्जामात की बुनियाद पर ही मुस्तफ़ी होना है तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी नैब के अंदर इंक्वायरी है, वो वहाँ पेश भी हो चुके हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो नैब के अंदर पेश हो चुके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मिनिस्टर, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर, इनके वफाकी वजीर दिफा और उसके अलावा कई इनके वज़रा जो हैं वो नैब के दफातर के दौरे कर चुके हैं, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है। अगर यही उसूल है कि इल्जामात की बुनियाद पर इस्तीफे हो तो सबसे पहले ही अपने लोगों से इस्तीफे ले लें, इनको बदल लें, उसके बाद हम भी इस पर गौर कर लेंगे। अच्छा गनी साहब, ये बताइए, तहरीक इंसाफ के मुताबिक सिंध हुकूमत बदलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि कहते वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने MPAs रब्ता कर रहे हैं या राब्ते में हैं। आप अपने MPAs को रोकते क्यों नहीं हैं? फवाद चौधरी को रोकने की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन अपनी सफ़ों में भी गौर करें। इज़ इट हाई टाइम? पहली बात तो ये है कि हमारा कोई एक भी MPA इनसे इस तरह से राब्ते में नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वोट करने को तैयार हो। ये धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। हमारे तमाम MPAs को अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद है और पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो मुस्तहकम है और तमाम PTI की जो हुकूमतें हैं वो मांगे टांगे के वोटों पर खड़ी हैं, वो अपने वोटों की बुनियाद पर नहीं है। सिंध की वाहिद हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी के अपने वोटों की बुनियाद पर कायम है और वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद पर कायम है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो तमाम सूबों और वफाकी हुकूमत से ज़्यादा मुस्तहकम है। इन्हें फिक्र अपनी हुकूमतों की करनी चाहिए। हम तो अभी पीछे नहीं पड़े, लेकिन अगर हम पीछे पड़ गए इनके तो शायद इनके लिए वफाकी हुकूमत बचाना भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा गनी साहब, फाइनल क्वेश्चन ये है, और अगर किसी सूरत तहरीक इंसाफ, मैं इधर आ जाती हूँ, अगर किसी सूरत तहरीक इंसाफ नंबर पूरे कर लेती है, कुछ भी हो जाए नंबर पूरे कर लेती है और सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे या इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे? इस बारे में भी सोचा है या फिर ये होना ही नहीं है? पहली बात तो ये कि ये नामुमकिनात में है। PTI किसी सूरत में भी अगर ये उल्टे भी लटक जाए ना सारे के सारे छत्ते तक भी सिंध के अंदर अपने नंबर ये पूरे नहीं कर सकते हैं, तो ये नामुमकिनात में है। हमें इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि PTI नंबर पूरे कर लेगी। अगर उन्होंने कोई गैर आइनी अमल इख्तियार करने की कोशिश की तो फिर जाहिर है उसको हम रेजिस्ट करेंगे और वो पीपल्स पार्टी का एक माजी इस मामले में बिल्कुल तत्पर आया है कि हमने गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ जदोजहद की है, कुर्बानियाँ भी दी हैं। अगर ये हुकूमत करना चाहेगी तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह तहरीक चलती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई गैर आइनी इक़दाम उठाने की कोशिश की तो फिर बता देंगे कि तहरीकें किस तरह चलती हैं। थैंक यू सईद गनी, लुक्स कॉन्फिडेंट एंड साउंड्स कॉन्फिडेंट एज वेल। सो यस, अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आगे की बात मैं आपको बताती हूँ और ये हॉलीवुड की बात है, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल कि हॉलीवुड की दो बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। मैं हॉलीवुड से ही तो आ रहा हूँ। नहीं, मतलब कह रही थी मैंने। We all are interested when it comes to। और खासतौर पे एंजेलिना जोली की बात हो रही है, तो क्या इंटरेस्ट नहीं है? बता दें आज ऑन एयर नहीं है? बिल्कुल बताएं आप जरा। तो हॉलीवुड की जी दो बड़ी अदाकारा है, एंजेलिना जोली का तो हमने जिक्र कर ही दिया है। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, उस पे जी बड़ा खींचातानी हो रही है और एंजेलिना जोली और लेडी गागा हॉलीवुड की मेगा बजट फिल्म रीबूट में इजिप्ट की मलका क्लियोपेट्रा का किरदार अदा करने के लिए एक दूसरे के सामने आ गई हैं। अब्दुल्ला, दोनों में से क्लियोपेट्रा कौन अच्छा प्ले करेगी? जल्दी बताएं इसी तस्वीर पे। हाँ हुमा, मुझे लग रहा है कि लगती ज़्यादा लेडी गागा है,
नो वे, मी टू, मुझे भी लग रहा है कि लेडी गागा वुड प्ले अ बेटर। एंजेलिना जोली इज ऑब्वियसली अ फार बेटर एक्ट्रेस। नहीं बड़े, उनको तो बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं। स्टार इज बॉर्न में अभी जो लेडी गागा ने एक्टिंग की है, लेकिन एंजेलिना हैज बीन वर्किंग सिंस फॉरएवर ना। हाँ, that's obvious experience. Gaga is a mega star, but at the same time, Lady Gaga अपने Lady Gaga होने की वजह से मशहूर हैं, but Angelina Jolie तो as an actor बहैसियत अदाकारा ही मशहूर हुई हैं। Okay, I get your point, बिल्कुल। अच्छा, तो जल्दी से बता दें कि दोनों अदाकाराएं जो हैं वो चाहती हैं कि फिल्म में मलका का किरदार उन्हें मिले, और न्यूज़ वेबसाइट है जी मिरर, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक एंजेलिना जोली फिल्म की टीम के साथ कई महीनों से राब्ते में हैं। तो वो तो अपनी वो लॉबिंग जिसको कहते हैं ना वो कर ही रही है, मगर लेडी गागा भी इस किरदार को हासिल करने के लिए काफ़ी जतन कर रही है। 1963 में क्लियोपेट्रा पर बनने वाली फिल्म में आपको याद दिला दे, मलका का किरदार एलिजाबेथ टेलर ने अदा किया था, जिसके बाद वो हॉलीवुड को हॉलीवुड क्वीन के नाम से मशहूर हो गई थी। लगता ये है कि अब जो भी प्ले करेगा इसको तो मे बी ऑडिशन देना पड़ेगा। इमेजिन, वैसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, बाकी अब तो बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में तो बहुत ही शुरू से ऑडिशन देना पड़ता है अगर आपको कोई भी कैरेक्टर करना पड़े। दैट इज ट्रू। सो वैसे एलिजाबेथ टेलर वाज द बेस्ट क्लियोपेट्रा एवर, लेकिन आई थिंक लेडी गागा वुड लुक गुड। खांसी आ रही है? नहीं, पंदा लग गया था। आपको पता है ना, अचानक से आप अकेली नमूदार हुई थी स्क्रीन पे उस वक्त क्या चल रहा था इधर, ये चीजें हो रही थी, चल रहा था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना ये चाहते हैं कि बॉलीवुड में, हॉली से जरा बॉली पे आते हैं, शादी के फौरन बाद एक्टर्स अपने सरनेम तब्दील कर देते हैं, जैसा कि सोनम कपूर ने कर लिया है। हाँ, आप एडिशन कर देते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई थी, आप अच्छा, जैसे प्रियंका चोपड़ा जोनस हो गई हैं, करीना कपूर खान हो गई हैं वो। हाँ, that's true. अच्छा, वो फिर एडिशन हो जाती है। बहुत से एक्टर्स ने किया और अपने पार्टिस्ट के सरनेम के नाम ऐड ऑन कर लिए, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इन अदाकारों की तरह अब तक अपने सरनेम तब्दील नहीं किए हैं। और इस हवाले से जब दीपिका से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनका नाम तो दीपिका पादुकोण ही रहेगा, मगर रणवीर का नाम शायद रणवीर सिंह पादुकोण हो जाए। इसी स्टेटमेंट के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने दीपिका से सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक्चुअली उनका ये कहना था कि वो बात तो उन्होंने बिल्कुल मजाक में की थी, so there was nothing serious about it. However, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम दोनों ने, यानी दीपिका और रणवीर ही है ना, हाँ, रणवीर ने बड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, इसलिए सरनेम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है, कोई चांस नहीं है। मेरा ख्याल है कि सरनेम तब्दील करने का रिवाज अब यहाँ भी कम हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, पर्टिकुलरली अगर आप सरनेम तब्दील करें तो चेंज कराने पड़ते हैं और इट्स अ मेस। पासपोर्ट बदलवाओ, आईडी कार्ड बदलवाओ, सब कुछ कराओ, सरनेम क्यों बदलना है? आपके बाप ने आपको पैदा किया है, पाला पोसा है, आपने क्यों तब्दील? एंड फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मतलब इफ यू आर मैरिंग द मैन जो अगर इंसिस्ट करे कि आप अपना सरनेम चेंज करें तो फिर उसके ईगो को कुछ इशू है। मतलब व्हाई डज ही वांट यू टू चेंज योर नेम? और खास तौर पे एक बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि उसकी बेटी ने उसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, एक और भी मैं बताऊं, कोई वैसे ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का रिवाज है, अदरवाइज इसकी कोई हकीकत सच है नहीं। वैसे बाहर भी लोग बदल ही लेते हैं, लेकिन ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता जिंदगी कब कौन सा ट्विस्ट ले और मे बी आपकी किसी और से शादी हो जाए। हाँ, आप क्या फिर दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स ना भी सोचे तो अपना नाम बदलने की क्या जरूरत है? हकीकत है ना, आप दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स बदलवाएंगे तो अच्छा जी, पहले तो हमारे ये वाले शौहर का सरनेम था, अब ये वाले शौहर का, उससे पहले बाप का था, तो इट्स ऑल अ मेस। आगे बढ़ें, अपने बाप के रहने दें, क्योंकि वो नहीं तब्दील होने वाले। हाँ, दैट इज सो गुड। अच्छा जी, एक और चीज़ जिसके बारे में हमने बात करनी थी, पुराने पाकिस्तान का मंटो उर्दू के बड़े अदीबों में से एक, और लेकिन नए पाकिस्तान में मंटो पर बात करने से ही मना कर दिया गया है और वो समझ नहीं आ रही है बात। हाँ, ऐसा क्यों मना किया गया? और ये खबर भी हमने आपको दी थी, लेकिन लाहौर में आपको जरा बैकग्राउंड देते हैं। मंटो फेस्टिवल तो अब होगा, बाय द वे, ये सिलसिला, ये मामला हल हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि इसे रोकने की क्या तुक थी? हमने उस दिन भी, ये परसों हमने गालिबन बात की थी और हम हैरान परेशान थे, ऑल्दो ये मामला सॉर्ट आउट हो गया है। आज मंटो की वफात की 6 दहाइयों बाद भी हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान से वो ज़माना शायद नहीं गुजरा जिसमें मंटो को बर्दाश्त
किया जा सके। हालांकि यू वुड हैव एक्सपेक्टेड कि दिस वुड बी द डे एंड एज जब एक्चुअली आप कर चुके होंगे, यू वुड हैव पास्ड इट बाय और आप बर्दाश्त क्या एक्सेप्ट कर चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपको ये भी बता दें, ये खबरें आई कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मंटो फेस्टिवल मनसूख कर दिया था और इसके बाद 12 जनवरी को अलहमरा में ये फेस्टिवल मनसूख होने का ऐलान सामने आया, जिसे 14 से 17 जनवरी तक होना था। तो लिहाजा ये डिले होते हुए यहाँ तक आ गया और इस ऐलान के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। बिलाखिर अलहमरा की इंतजामिया ने मंटो फेस्टिवल फरवरी दिस ईयर, अगले महीने मनाने का ऐलान कर दिया। अब वेदर वो कंफर्म्ड है या नहीं है, दैट गोज विदाउट सेइंग, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये डिले ही होता जा रहा है। फयाज चौहान साहब ने अगर इसमें किरदार अदा किया तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस पर ज़रा पूछना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अपैरेंटली वो बड़े मुतमईन है फयाज चौहान साहब के मुताबिक उनकी कारकर्दगी से ज़रा इस तरह लें। अच्छा, आर वी हेडिंग टू फारूक तारिक हमारे साथ है, समाजी कारकुन और तजियाकार है फारूक तारिक, हमसे बात करेंगे, उन्हीं से पूछते थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फारूक तारिक साहब, मंटो को उर्दू लिटरेचर के बड़े नामों में से एक माना जाता है, पूरी दुनिया है, पीपल हु रीड एंड अंडरस्टैंड उर्दू, और हमेशा से ऑब्वियसली यही चलता आया। लाहौर में मंटो पर एक कॉन्फ्रेंस होने से या फेस्टिवल होने से कोई क्यों डरेगा? आपको क्या समझ आई इस बात की? 43 साल की उम्र में लाहौर में वो फौत हो गए और 43 साल की उम्र में जो उन्होंने शोहरत कमाई, शायद किसी और मुसन्नफ़ और तरक्की पसंद अदीब के जो है वो पास इतनी शोहरत हो जितनी सादत हसन मंटो के पास है। उनका जो ड्रामा ठंडा गोश्त है, उनका जो ड्रामा और उनकी जो तहरीर टोबा टेक सिंह, वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को करीब लाने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो बहुत गहरी नज़र रखते थे। जो तकसीम के असरात हुए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, टोबा टेक सिंह का ड्रामा की तहरीर जो है, का अफसाना जो उनका, वो तो एक अजीम शाहकार एक तहरीर है सादत हसन मंटो की। और ये भी हुआ है कि मंटो के ऊपर बनने वाली एक फ़िल्म पर जो इंडिया की एक हदायतकारा नंदिता दास ने बनाई, उस पर पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान में। देखिए, एक इंडियन पाकिस्तानी पे फ़िल्म बना रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको तो वेलकम करना चाहिए था। और जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, फंडामेंटलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, तो मंटो की तहरीरें तो फंडामेंटलिज़म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सबक की हैसियत रखती हैं। उसके नाम की फ़िल्म पर पाबंदी लगाना, उसके नाम पर होने वाली है उसको मुलतवी करना, ये कोई अच्छी बातें नहीं हुई पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से। फारूक तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि अगर इस तरह कुछ लोग ये तय करने लगें या बैठ के डिसाइड करें कि तारीख़ और अदब के किस हिस्से पर बात हो सकती है, किस पर नहीं हो सकती, तो फिर बहैसियत माशरा हमने इतने अरसे में क्या कमाया? इस पे इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? मुआशरे पर तो बुरे असरात ही पड़ेंगे कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, आप अपनी मनपसंद चीज़ों को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मंटो की जिस बात से आप डर रहे हैं वो आपके हक़ में है, आपके ख़िलाफ़ नहीं है। वो मुआशरे से रुजती नज़रियात के ख़ात्मे के लिए एक अहम पेश रफ्त है। मंटो को तो आपको सिलेबस में शामिल करना चाहिए, मंटो को तो हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए। फिर जब पाकिस्तान में रुजत परस्ती के ख़िलाफ़ भी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम एक कदम आगे जा सकते हैं। अच्छा तारिक साहब, आप ये बताइएगा कि अब ये डिसाइड हुआ है कि ये कॉन्फ्रेंस फरवरी में होने का ऐलान किया है, आपको लगता है कि वादे के मुताबिक ये हो जाएगी? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम थोड़े से स्केप्टिकल हैं इस बारे में, और इसी आज़ादी से होगी जो आप लोगों की ख्वाहिश है। कल हमने लाहौर में एक मुज़ाहरा किया था, उसके फौरी बाद ये पंजाब आर्ट काउंसिल ने फ़ैसला किया है कि उनके नाम की कॉन्फ्रेंस को हम करेंगे। हम इसको खुशामदीद कहते हैं और ये अच्छा फ़ैसला किया कि उन्होंने रिवर्स कर लिया अपने एक साबका डिसीजन को। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, यू टर्न वाली हुकूमत है, यू टर्न वाले यहाँ पे उसको अच्छा समझते हैं। इस मसले पे भी कोई यू टर्न ना हो जाए, हमें इस बात का डर है। लेकिन मंटो को आप पाबंदियों से लोगों के पास जाने से रोक नहीं सकते। मंटो को आप पाबंद नहीं कर सकते, वो अपनी ज़िंदगी में पाबंद नहीं रहा, आप किस तरह उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं? मंटो एक तरक्की पसंद मुसन्नफ़,
जिसकी आज बहुत अशद ज़रूरत है। नाम पर कॉन्फ्रेंस लाहौर के लिए एक आज़ाद। बहुत शुक्रिया आपका समाजी कारकुन तज्जियाकार फारूक तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मंटो को ना जिंदगी में पाबंद कर सके ना मरने के बाद करना चाहिए। होने नहीं वाला। आपको पता है ना कि वासिया चौधरी जो कि बड़े हमारे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं और उन्होंने मूवीज़ में काम भी किया और लिखते भी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, मूवीज़ भी लिखी हैं। उन्होंने भी पंजाब एडवाइजरी बोर्ड जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने ज्वाइन किया था, फयाजुल हसन चौहान साहब ने बनाया था, उससे उन्होंने निकल गए हैं, वो रिज़ाइन कर दिया। और उनका ये कहना था कि जो हम सजेशंस दे रहे हैं इस पूरी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। नोबडी इज इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें यहाँ बैठ के? फयाज चौहान साहब को देख के आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड होंगे कल्चर या आर्ट या किसी और चीज में? When somebody says कि we are here to bring about a good change, तो I believe them। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरा ये कि जाने से पहले मंटो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे, वो जो नंदिता दास वाली मंटो है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान में बैन लगाया। उसमें यही बात है कि एक इंडियन ने पाकिस्तानी मंटो पे मतलब कैसे बना दिया। प्रॉब्लम तो यही है ना। It's time to make you meet our very honored guests and पहले कुछ बताना है ना, मतलब वो तो बैठी हुई है, उनसे तो हम मुलाकात करवा देंगे, लेकिन आपको ये बताना है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पाकिस्तानी ड्रामे बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखे जाते हैं। मतलब इसमें तो देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, देखते हैं लोग। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क भारत में बॉलीवुड में दर्जनों फिल्में बनती हैं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री में भारत अब भी पाकिस्तान से बहुत पीछे नजर आता है। और यही वजह कि अब भारत से फनकार पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने को पसंद कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में भारतीय अदाकारा अदिति सिंह पाकिस्तानी ड्रामों में काम करने के लिए आई हुई हैं, बल्कि लाहौर आई हुई थी। हमने जल्दी से उनको कराची बुला लिया। तो हम वेलकम करते हैं अदिति सिंह को कराची और जियो पाकिस्तान के स्टूडियोज में। अदिति, वजूद आपने की जावेद शेख साहब के साथ फिल्म जिसपे हमने आपसे मुलाकात भी की थी, उसके बाद ये आपका दूसरा चक्कर है, बीच में आना जाना रहा है? इसके पहले एक बार चक्कर लगा था। अच्छा। जो एक मैंने प्रमोशनल सॉन्ग किया है फॉर अ फिल्म, तो वो इंशाल्लाह बहुत सून निकलने वाला। उसका एक टीजर अभी निकला है, छाजा रे करके है फिल्म का नाम। छाजा रे। हाउ लवली। अच्छा चले, चूंकि हम ड्रामों की बात कर रहे हैं और हमने ये सुना जरूर है कि आपका बड़ा इंटरेस्ट है कि चले फिल्में तो एक जगह है और वो तो आपको जब कोई अच्छी लगी आप कर लेंगी। ड्रामा इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट बिकॉज आपको पता है कि उसके एपिसोड्स चलते हैं, इट्स एलोंगेटेड। ऑल्दो इंडियन ड्रामों की तरह हमारे ड्रामे लंबे नहीं होते हैं। हां नहीं, उस तरह नहीं है, मतलब सोप ऑपरास की तरह नहीं चल रहे, लेकिन बड़े मीनिंगफुल होते हैं। सो यू अभी आपने कुछ साइन किया है? नथिंग साइंड एज ऑफ येट, देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइन। चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ड्रामा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सबसे प्रेस्टिजियस चीज़ होगी एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये जो ड्रामे की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, ये दुनिया भर में मशहूर है। मतलब जब हमारा शो था तो लोगों ने कनाडा में देखा, मुझे फ़ोन किया था वजूद के वक्त पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो दैट उतना वाइड स्प्रेड है। एक एक्टर के लिए यही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि आप रोज़ किसी के घर पर जाकर उन आपकी फ़ैन बेस बना सकें। एंड सिंस जो फिल्म की जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा कि आप आप फिल्मों से जाने जाएं। दैट इज़ वेरी ट्रू। और खासतौर पे इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और खासतौर पे जो नया एक वेव आई है, दैट इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। और यहाँ पे जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो ड्रामा से निकल के ही फिल्म स्टार बने हैं। सो ये आपको ड्रामे पे अपनी बेस बनानी पड़ती है। और ड्रामों की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग हैं। दिस इज वेरी गुड टू नो बाय द वे कि जब आप हमारे शो पे आई हुई थी, आपको थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहते हैं इधर कि अदिति वाज ऑन आवर शो, ईद शो था हमारा, और वजूद मूवी इन लोगों की आ रही थी, जावेद शेख की मूवी, तो तब आप आई थी। तो आप पाकिस्तानी ड्रामे वैसे खुद देखती हैं, कोई अपने फेवरेट कोई ड्रामा आपको अच्छा लगा हो? अभी रीसेंट फेवरेट है कोई चांद रख विद आयजा खान एंड इमरान अब्बास। काफी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। एंड सुनो चंदा इज अ फेवरेट। ओह या ऑफ कोर्स, सुनो चंदा माय फेवरेट टू एवरीबॉडी। या वो तो इतना लाइट हार्टेड और इतना मजे का, यू कैन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ रिलेट टू इट एज वेल। ड्रामा देखने का क्योंकि रमजान में आया था, बट आजकल आई गेस रिपीट हो रहा है, सो आई विल कैच अप विद दैट। अदिति, एक नॉर्मल सवाल जो बड़ा बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन जहन में आता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप मुंबई में बेस्ड हैं, जाहिर है आप वहाँ की हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, फिल्म तो है ही लेकिन टीवी भी कुछ छोटा नहीं है इंडिया में, बहुत ज़्यादा ड्रामे हैं, टेलीविजन स्टार्स भी हैं, वो छोड़ के यहाँ आकर काम करने का फैसला, ये क्या है? You're more than welcome to come here and work, but yes, I'm trying to understand. And also, if I may add, because every professional also wants to be rewarded, मतलब आपको फिर उसके हिसाब से वो सारी पेमेंट एंड सैलरी, मतलब वो सब कुछ चलता है। I am thinking कि पाकिस्तान में perhaps इंडिया से शायद कम ही होगा, तो आप वो छोड़ के इधर आ गई, कैसे डिसीजन? वेल, सबसे पहले तो जैसे आपने इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री बोली, मैं कभी कनेक्ट ही नहीं कर सकती हूँ विद दैट इंडस्ट्री एज एन एक्टर।
मैं बचपन से देखते आई हूँ एंड समवेयर डाउन द लाइन एक कनेक्शन नहीं फील हुई कि ओके शायद मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहूँ। सो वैसे ही दैट वाज अ नो फॉर मी। जहाँ तक कि यहाँ काम करने का सवाल है, मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि मुझे जहाँ इज्जत से काम मिले मैं वहाँ काम करने आऊँगी। आई बिलीव कि अगर आपके टैलेंट को सराहा जाए एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट आपको काम मिले इज़ माई रूल ऑफ वर्किंग। भले ही कम काम मिले, क्वालिटी वर्क मिले, इतनी आपका टैलेंट इतना काबिल हो कि आपको उस बेसिस पर मिले। एंड अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब सॉ दैट इन मी व्हेन आई मेट हिम। आई थिंक ये बहुत छोटा डिसीजन नहीं होता है कि आप किसी को बाहर से लाकर एक पाकिस्तानी फिल्म में रखें एंड इतना बड़ा रोल दें कि पूरी फिल्म आपके शोल्डर्स पर है आफ्टर द सेकेंड हाफ। तो शेख साहब ने भी मुझ में कुछ देखा होगा, मेरे टैलेंट के बेसिस पर मुझे लिया है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब हम मिले थे एंड मेरे स्काइप पे ऑडिशंस हुए थे तो माई मदर वॉज देयर एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग तो उस वक्त पर जब मुझे लगा कि नहीं मेरे टैलेंट को इज्जत मिल रही है, आई थिंक मैं सब भूल जाती हूँ। तो मुझे फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक बॉलीवुड फिल्म है, वो एक हॉलीवुड फिल्म है या वो पाकिस्तान में काम करना है या ईरान या कहीं भी। आपको जहाँ आपका कहना है कि आपको इज्जत मिलेगी आप वहाँ काम करेंगी, वहाँ भी काम मिलेगा, जाहिर इज्जत के साथ काम मिलेगा तो वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी मिल रहा है तो यहाँ भी। तो लिहाजा हम बड़े खुश हैं। अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन एक और खबर जो कि अब्दुल्ला देना चाह रहे हैं। जनाब, ब्रेक्सिट डील पर बरतानवी हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ये शिकस्त बरतानवी पार्लिमानी तारीख में किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी डिफीट तस्वुर की जा रही है। आपको पता? बिल्कुल जी, आपको जल्दी से ये भी बता लें कि पार्लियामेंट के ऐवान लोअर हाउस, उसमें जी डील के हक में 202 और मुखालफत में 432 वोट डाले गए। और आपको ये भी बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी के 118 अरकान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वोट डाला। ये हो जाता होता है। और अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जिस पर आज वोटिंग होगी। और उधर आपको ये भी बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने बरतानिया से ब्रेक्सिट मनसूख करने का मुतालबा भी किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्सिट बिल पर पार्लियामेंट में शिकस्त कबूल कर ली, लेकिन उनका कहना था कि हुकूमत को अब भी ऐवान का एतमाद हासिल है, किसी की ख्वाहिश है तो आजमा सकता है। लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा कहते हैं कि नए इलेक्शन का इम्कान बढ़ गया है। ब्रेक्सिट बिल मुस्तरद होने पर यूरोपीय यूनियन के हामियों ने लंदन में जश्न और मुखालिफिन ने मुजाहिरा किया। बिल पाउंड की कदर में इजाफा भी हुआ है। लगता है इन्होंने वो सुबह वाला गूगल नहीं किया करेंसी कन्वर्टर। हाँ, ये भी कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा जी, अभी हम बात करें, हमने एक्चुअली पहले बात की थी या भी बात करेंगे? पहले बात की थी ब्यूरो चीफ बरतानिया मुर्तज़ा अली शाह से। उनसे हमने समझने की कोशिश की। मुर्तज़ा से हमने पूछा कि पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक इस वक्त पोजीशन क्या है और क्या बरतानिया अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है या नहीं। तो उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया। जी, बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट के हवाले से और बरतानिया की यूरोपियन यूनियन में मुस्तकबिल के हवाले से होने वाली वोट में थेरेसा मे को बरतानवी सियासी तारीख की बहुत बड़ी शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ा है। 432 अरकान ने जो ब्रेक्सिट की जो थेरेसा मे ने जो डील प्रपोज़ की है उसकी मुखालफत की है, जबकि तकरीबन 225 ने उनकी हमायत की। थेरेसा मे के लिए सबसे बड़ा डायलेमा यह है कि उनकी अपनी पार्टी की तरफ से उनको बहुत बड़ी तादाद में उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने उनकी जो डील है उसकी मुखालफत की है। इनिशियल अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 100 MPs होंगे जो थेरेसा मे की जो प्रपोज डील है वो उसके ख़िलाफ़ आएंगे, लेकिन जिस तकरीबन 225 जो MPs हैं जो उन्होंने मुखालफत की है, ये ज़ाहिर करती है कि थेरेसा मे की जो पूरा अब तक जो उन्होंने पिछले 2 साल में जो जितने भी इस हवाले से उन्होंने जो काम किया था और ख़ास तौर पर पिछले चंद महीनों में जिस तरह की उन्होंने एफ़र्ट्स की थी उसका उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हुई है। और जो जिस तरह का वो यूरोपियन यूनियन के साथ वो डील चाहती थी वो अब उनके लिए मिलना नामुमकिन हो गया है। और उसका जो उनको अपनी पार्टी के अंदर जो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं उनकी तरफ से भी उनको शदीद मज़ामत है और जो निकलना चाहते हैं उनकी तरफ से भी है। जो निकलना चाह रहे हैं वो समझते हैं कि जो डील है उनकी वो बहुत कमज़ोर है। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। फिर हमने मुर्तज़ा से ये भी पूछा कि ब्रेक्सिट से मुतालिक अब अगला मरहला क्या होगा और ये पूरा अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया। जी, अब इसके बाद थेरेसा मे के लिए जो उनको जो आउटकम आया है जिसमें उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई है, थेरेसा मे के पास अब अगले तकरीबन 2 वीक्स बनते हैं, जो 10 वर्किंग डेज उनके पास बनते हैं, जिसके अंदर उनको अब फ्यूचर प्लान देना होगा।
ब्रेक्सिट के हवाले से कि अब उनके पास क्या प्लान है, वो कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ वो निगोशिएट करेंगी। और ये उनके लिए बड़ा क्रूशल मोमेंट है। ये तकरीबन सारे लोग अब इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि जो पिछले 2 साल से जो उन्होंने एफर्ट की, और ख़ास तौर पे जो ब्रेक्सिट की वोटिंग के बाद वो, और जो अब अगले सिर्फ चंद दिन है अब उनके पास, चूँकि मार्च में यानी तकरीबन 6 हफ्ते रह चुके हैं। इन 6 हफ्तों के दौरान बाकायदा इस साल मार्च में बरतानिया ने स्केड्यूल के मुताबिक वेस्टर्न यूनियन से जो यूरोपियन यूनियन है उससे निकलना है, और उसके लिए जो इतनी एफर्ट के बाद जो उनकी डील अब बुरी तरह नाकाम हो गई है। अगले जो 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में उनके पास कोई प्लान नहीं होना, और एग्जैक्टली स्टेज पर बरतानिया एक ऐसी, शायद अपनी तारीख की पहले बार एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जिनको किसी को इस वक्त कुछ पता नहीं कि ब्रेक्सिट जो एक इतना बड़ा डिसीजन है उसके हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी है, वो क्या करेंगी। और बरतानिया का एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन में मुस्तकबिल कोई नहीं है। जो शायद चंद दिन पहले लगता था कि कुछ डील है, इस वक्त पूरा मुल्क बेयकीनी की कैफियत में, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। भाई बड़ा क्रूशल टाइम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। लास्टली बता दें, पार्लियामेंट के फैसले से थेरेसा मे की पोजीशन पे क्या असर पड़ा है। मुर्तज़ा और से जब हमने पूछा कि उनकी पोजीशन मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है, तो उन्होंने हमें ये अपडेट दिया। ये ब्रेक्सिट वोट के फ़ौरन बाद जो आउटकम था, उसके बाद थेरेसा मे ने अपने आप को पेश किया कि वो नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं। जेरेमी कॉर्बिन ने ऐलान किया है, जो अपोजिशन लीडर हैं, कि उन्होंने मोशन टेबल कर दी है। अब आज इस हवाले से वोटिंग होनी है, और ये लग रहा है कि थेरेसा मे को कोई ख़तरा ज़्यादा इसलिए नहीं है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ हैं, और उनकी जो अपनी पूरी पार्टी है वो थेरेसा मे की लीडरशिप के हवाले से उनको वो उनके साथ इसलिए कि जो लेबर पार्टी और ख़ास तौर पर जो जेरेमी कॉर्बिन का नाम है वो उनको खौफजदा करता है, और वो पूरे जो जितने भी जो टोरी पार्टी के अंदर जो थेरेसा मे के लोग मुखालिफ हैं, वो भी जेरेमी कॉर्बिन के नाम के ऊपर सारे मुतहद हैं उनके साथ, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि लेबर पार्टी और ख़ास तौर पर जेरेमी कॉर्बिन की लीडरशिप में लेबर पार्टी इक़्तिदार में आए। इसलिए उनको अपनी जो पूरी पार्टी है वो भी साथ, और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी, उन्होंने भी कह दिया है कि वो थेरेसा मे को मुर्तज़ा अली शाह। और बाय द वे इन द मीन टाइम ब्रेक में हमें हफीजुल्लाह न्याई साहब का फ़ोन आया था। हम दीपिका रणवीर के नाम बदलने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे अरब ममालिक में बिल्कुल ये कल्चर नहीं है कि ख़वातीन शादियों के बाद अपना नाम तब्दील करें। ये वेस्टर्न कल्चर है जो हमने अपनाया हुआ है। लिहाजा ये चीज़ आपको अडॉप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों, अपना नाम रखो। अच्छा अदिति, आप अपना नाम बदलेंगी शादी के बाद? नाम तो नहीं बदलूंगी, सरनेम शायद बदल लूं। आई थिंक एवरीबडी हैज दैट कॉन्सेप्ट कि आपका सरनेम भी बीच में रहता है, करीना कपूर खान। रख लूंगी शायद। तो दीपिका ने फैसला किया कि वो रणवीर दीपिका पादुकोण सिंह नहीं होने वाली है। शी वुड बी दीपिका पादुकोण, व्हिच इज फाइन, आई गेस। व्हिच इज फाइन सिंस यू आर एन एंटिटी, आई थिंक, एंड यू हैव दैट आइडेंटिटी कि आप भाई हैं। एब्सोल्युटली, और इसमें कोई खैर बुराई नहीं है। लाइफ लेटर ऑन यू कैन चेंज योर हस्बैंड। अच्छा अदिति, नाम बदलना पड़ेगा। बट ये बार-बार क्यों आप इंडोर्स करते जा रहे हैं? आप दुआ करें लोगों के लिए। बिल्कुल, ये तो गलत बात है। गलत बात है। मतलब ऑप्शन पहले दे दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नाम ना बदले। अच्छा जी, अदिति, अभी हम एक और खबर भी कर रहे थे आपके आने से पहले, और आप माशाल्लाह बार बार जिक्र कर रही हैं कि जहाँ इज्जत मिले और जहाँ टैलेंट हो, मैं उधर ही काम करना चाहती हूँ। तो हमें वो आपको पता है मी टू मुहिम एक चला हुआ है, बड़ी फास्ट तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट अक्रॉस द बॉर्डर हम बैठे हुए, क्योंकि माशाल्लाह हम जब उनकी मूवीज देखते हैं और क्या काम होता है, जिस तरह के द मेकर ऑफ पीके एंड 3 इडियट्स, तो उनका भी नाम है अब इस चीज में आ गया। व्हेनेवर यू हैव वर्कड ओवर देयर, आपको कुछ ऐसा सेंस होता है कि शायद क्योंकि माशाल्लाह आप तो कंपैरिजन कर सकती है ना, आप तो इतनी जगह आपने काम किया है, तो कैन यू कंपेयर कि डेफिनेटली इज्जत के मयार में और सिर्फ टैलेंट। अच्छा आपका माइक जरा चला के साल छोटा कर, मैं इंतजार कर रहा था। जी खैर, द फनीस्ट पार्ट इज दैट आई हैव डन, मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम मी टू है, #MeToo, जो कि एक पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म है, इंशाल्लाह जल्दी निकल रही है। खैर, उस टॉपिक पर बात करने जाएं तो मैं जहाँ तक कि वहाँ काम करती हूँ, देखिए इट इज़ अ वेरी, ये ऐसी चीज़ होती है कि 20-25% लोग इसके शिकार मजबूरी में बनते हैं। ये आप पे फोर्स नहीं किया जाता है, ये लड़कियाँ खुद
यू नो उनका चॉइस होती है। ये 25% या नो 25% इसके अब क्या करे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक चॉइस रखते हैं आपके सामने कि भाई आपको अगर ये करना है। सारे दरवाजे आपके गिर्द बंद कर देते हैं और एक दरवाजा खोल देते हैं कि अगर आपको गुजरना है तो यहीं से गुजरे। आपको वो मेंटली थोड़ा सा यू नो आपको डरा देते हैं कि यही एक रास्ता है एंड वगैरह वगैरह। एंड स्पेशली जो लड़कियां छोटे टाउन से आती हैं ये सपना लेके कि मुझे एक हीरोइन बनना है। खैर ये बहुत आपके लिए एक सिलेक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ऑफ़र आए तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू मी कि मुझे वो वैसे करना है और डू आई वांट टू वेट, क्या मुझे वेट करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि मुझे इज्जत से काम मिले। जनरली रिएक्शन क्या है इस मोमेंट का इंडिया में, रिएक्शन क्या है? पीपल आर हैप्पी, आई थिंक बहुत अच्छी बात है इन अ वे कि बातें निकल रही हैं, क्योंकि देखें चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती हैं, अगर आप देखें तो आप बहुत कम न्यू फेसेस देख रहे हैं बॉलीवुड में। नेपोटिज्म इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट बॉलीवुड में आप एज एक्टर्स न्यू फेसेस बहुत कम देख रहे हैं। शायद ये दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस। वो बच्चे ही देख रहे हैं, एक्टर्स के बच्चे एक्टर्स। आप अगर देखें लाइक बहुत कम में हो एक सिद्धार्थ मल्होत्रा विदाउट अ बैकग्राउंड हैज कम एंड बहुत तकलीफों से देख कम। मनीष मल्होत्रा के कोई नेफ्यू? नो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज नॉट रिलेटेड टू हिम। हमने खैर ये पढ़ा था। सो यू आर सेइंग कि ये वो बहुत बड़ी वजह है इन दैट इंडस्ट्री कि बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली, बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज अ रियलिटी। The reality, like my family is from the industry, my mama is an actor, my father has been an actor, और जहाँ तक हमने देखा है, देखिए it is every industry, हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किन लोगों के साथ काम करना है। और फिर आपको उसमें ज़ाहिर मुश्किलात भी आती हैं और मे भी इसीलिए हमें कम नए चेहरे बॉलीवुड में देखने को मिल रहे हैं। ज़ाहिर है जो स्टार्स के बच्चे हैं उनको तो कोई इस तरह की कोई बात नहीं करेगा। अदिति इस बदास जल्दी से आपको खबर भी देनी है, लेकिन अदिति ब्रेक में आप बता रही थी हमें कि यहाँ पे वीज़ा लेने में आपको दुश्वारी नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे यहाँ आपको पता है कोई भी अदाकार या कोई भी सिंगर, अब सिंगर्स तो चले जाते हैं लेकिन अदाकार वगैरह वहाँ जाकर ना जा सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, कोई सीन ही नहीं है। तो ये कैसा डिफरेंस आपको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं जब आपको इधर आना होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। पीपल आर वेरी स्वीट, जहाँ तक कि मेरे वीज़े की बात है या मेरे ट्रैवलिंग की बात है, एंड इवन नॉर्मल पीपल हु आई मीट एट द एयरपोर्ट इफ देयर इज एन इशू और व्हाटएवर, बट ऑन एनी लेवल आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, एज फार एज यहाँ से वहाँ की तकलीफ है, आई थिंक वो एक गवर्नमेंट लेवल पर है, उस पर जितना भी कमेंट किया जाए, जो डिसीजंस लेने हैं उन्हें लेने हैं। एंड आई थिंक सही बात ये भी नहीं होगी टू नो 100% कि क्या एक्चुअल में मसला है एंड देन यू नो कमेंट अबाउट इट। लेकिन आपका अपना एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादा एक्सेसिबिलिटी है आपको इधर आने के लिए। ऑलराइट, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको खबर देना चाहते हैं। कल हमने एक ट्वीट का जिक्र किया था जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, पार्लियामेंट पर आवाम के अरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं, ऑपोजिशन यहाँ सियासत चमका रही है। ये बात कहने वाले वजीर आजम को खुद ऐवान को रौनक बख्शे अरसा हो चला है, अपने अमल से ही रोशन मिसाल बनकर दिखा दें तो बेहतर होगा। इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि हर साल पार्लियामेंट पर आवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वजीर आजम के बयान पर मुस्लिम लीग नून ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप NRO लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। इमरान साहब से पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त ये बातें कहाँ थी जब 2 साल भागे रहे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट पे हमला किया, पार्लियामेंट पे लानत भेजते रहे और अभी भी पार्लियामेंट से फरार हासिल की हुई है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बयान पर खान साहब को आड़े हाथों लिया। NRO की डेफिनेशन उन्हें नहीं आती, जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर क्या हुकूमत NRO देने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं है। सर आप लेना चाहते हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है। खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या होगा। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। अगर देखा जाए तो हकीकत भी यही है कि इक़्तिदार में आकर पार्लियामेंट में तमाम फैसले करने का वादा करने वाले इमरान खान शायद अब ये बातें भूल चुके हैं। इमरान खान को पार्लियामेंट पे हलफ उठाए 5 महीने हो गए हैं। इस दौरान कितने ही बुध आए और कितने ही गए, लेकिन हुकूमत को पार्लियामेंट से ताना देने वाले खान साहब कहीं नजर नहीं आए। सो दैट इज द रियलिटी। आई गेस हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हुआ क्या एकदम से, वादे बातें सब
ऐसा लग रहा है भूल गए हैं। सोशल मीडिया के दौर में कंपैरिजंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लोग भूलते नहीं, उनको याद होता है एवरी कमेंट, एवरी ट्वीट एवर मेड, एवरीथिंग एवर सेड। अच्छा अदिति, वो याद होता है, ले आते हमारे हैं साथ वो सामने। कह रही थी बिल्कुल इंडिया में भी ऐसी पार्लियामेंट है, बाय द वे अब तो इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अच्छा जी, ओके अदिति, हम वी आर रैपिंग अप, जल्दी से बता दें हाउ लॉन्ग यू आर हियर, व्हाट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट टू सी यू नेक्स्ट। जी, अभी फिल्म नहीं, ड्रामे ही ज़्यादा आपका हाँ, मतलब जिसमें भी आप कर रही हैं तो वेल आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज मोर। अब मेरी वापसी बहुत जल्दी है बिकॉज मैं ऑलरेडी 2 हफ्तों से यहाँ पर हूँ। एंड एक गाना है जो मेरा आ रहा है छाजा रे में। ओके। एंड इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड ड्रामा सून। ऑलराइट, तो अभी आप यू आर रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड जी, आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड आई हैव डन 2 शॉर्ट। बता दें कि कोई हीरो शीरो कौन है, किसके साथ आप आ रही हैं, मतलब कुछ तो आपने सोच लिया होगा। किसके साथ आना चाहती हैं? हाँ, ये बता आना चाहती हूँ वो बता दूँ, किसके साथ आ रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। किसके साथ आना चाहती हैं बता दें। इन ड्रामास आई थिंक Imran Abbas would be, he's a very good actor, I think. He is a good actor. He's a good actor, he's a good looking actor. Good looking guy, yes. Imran Abbas for sure. And since I've already worked with Danish के साथ वापस काम करने में मजा आएगा। चलिए भाई, दानिश इमरान अब्बास दानिश से आप कर चुकी हैं। इमरान अब्बास अगर आप सुन रहे हैं तो अदिति आपके साथ ड्रामा करना चाहती हैं। डू समथिंग अबाउट इट। Thank you so much for coming here and best of luck, and next time you're here come over. बिल्कुल। Okay जी, so this is it for today और हम दूर चले गए हैं, खत्म कर दो। हम दूर चले गए हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ घंटों के लिए दोबारा दूर जा रहे हैं। कल दोबारा वादा सुबह मिलेंगे। खुदा हाफिज़।